वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है जियोग्राफी की इस क्लास में। लास्ट क्लास में हम सौरमंडल के बारे में पढ़ रहे थे और सबसे पहले हमने देखा था कि सौरमंडल या सौर परिवार का मुखिया सूर्य होता है। सूर्य के बारे में हमने डिटेल में स्टडी की और फिर उसके बाद ये देखा कि कैसे बाकी के जो ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, है ना। ये हमने केपलर के द्वारा दिए गए ग्रहों की गति के नियम से समझा। और उसके बाद फिर हम ग्रहों के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम 4 ग्रहों के बारे में पढ़ चुके थे। चलिए उनको पहले रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद फिर जो बचे के ग्रह हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सन के या सूर्य के सबसे पास में जो ग्रह है उसको नाम दिया गया है बुध। इसे अंग्रेजी में मर्क्यूरी के नाम से जाना जाता है। और इसकी खास बात क्या है? तो सबसे पहले यही कि ये सूर्य के सबसे नजदीक है। यदि सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो इसका क्रम जो है वो पहला है। बहुत ही छोटा ग्रह है और छोटा होने के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम होती है। गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होने के कारण इसका कोई वायुमंडल नहीं पाया जाता और साथ में इसका कोई उपग्रह भी नहीं होता। चूंकि इसका कोई वायुमंडल नहीं होता इसलिए जब भी कोई उल्का पिंड इसकी धरती से टकराते हैं, तो चूंकि वायुमंडल नहीं है इसलिए कोई होता नहीं है उल्का पिंडों को रोकने के लिए। इसलिए उल्का पिंड डायरेक्ट बुध की धरती से टकरा जाते हैं, बुध की सतह से टकरा जाते हैं। इसलिए बुध की सतह में बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं जिन्हें क्रेटर के नाम से जानते हैं। और ऐसे ही गड्ढे चंद्रमा की सतह पर भी है। और उसके बाद हमने देखा था कि बुध को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 88 दिन लगते हैं। फिर हमने देखा था शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह जो सूर्य से दूरी के आधार पे दूसरे क्रम पे है। और उसके बाद फिर हमने देखा था कि जो शुक्र ग्रह है वो लगभग पृथ्वी के आकार का है। इसलिए पृथ्वी को और सूर्य को जुड़वा ग्रह या ट्विन प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। फिर हमने शुक्र ग्रह के बारे में कुछ खास चीजें देखी और इसमें देखा कि शुक्र ग्रह में एक तो वायुमंडल पाया जाता है क्योंकि इसका गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ गया है, बुध की अपेक्षा में ज्यादा है। तो इसमें वायुमंडल पाया जाता है और वो जो वायुमंडल है उसमें H2S4 के बादल होते हैं। H2S4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। और H2S4 के बादलों के कारण इनका वायुमंडल का शुक्र के वायुमंडल में दाब बहुत ज्यादा होता है, इसलिए शुक्र को प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। और H2S4 के बादलों के कारण ही शुक्र ग्रह बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसे हम सौंदर्य की देवी के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आगे फिर हमने देखा था कि जो शुक्र ग्रह है इसे पृथ्वी सॉरी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 225 दिन लगते हैं। फिर हमने शुक्र ग्रह के बारे में यह देखा कि शुक्र ग्रह का जो वायुमंडल है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, लगभग 95% के आसपास। तो उससे क्या होता है कि जब दिन में गर्मी पड़ती है तो वो जो उष्मा आती है कार्बन डाइऑक्साइड इसको ट्रैप करके अवशोषित करके रख लेता है, इसलिए रातें भी शुक्र में बहुत ज्यादा गर्म होती है ना। दिन की अपेक्षा में रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता। तो दिन और रात के टेम्परेचर में सबसे कम अंतर कौन से ग्रह में होता है? तो शुक्र ग्रह में होता है। और उसके बाद फिर हमने आगे पढ़ा पृथ्वी के बारे में। तो पृथ्वी के बारे में हमने ये देखा कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी लगभग 15 करोड़ के आसपास होती है और इसे हमने एक नया मात्रक दिया और इसे हमने कहा एक खगोलीय मात्रक। अर्थात एक खगोलीय मात्रक बराबर सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अर्थात 15 करोड़ किलोमीटर। फिर हमने पृथ्वी के बारे में देखा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम क्या है? चंद्रमा है। तो देखिए कैसे बढ़ते हुए क्रम में बढ़ते हुए ऑर्डर में जो सन के सबसे पास में है उसका ना वायुमंडल है और ना ही उपग्रह अर्थात बुध का। बुध के बाद आया शुक्र। शुक्र का साइज थोड़ा बड़ा हुआ तो इसके चारों ओर वायुमंडल तो पाया जाता है लेकिन कोई उपग्रह नहीं है। और उसके बाद जब हम जाएंगे पृथ्वी पे तो पृथ्वी का वायुमंडल भी है और साथ में उसका एक उपग्रह चंद्रमा भी है। उसके बाद फिर हमने स्टडी की मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह में क्या खास है? तो मंगल ग्रह में जो फेरिक ऑक्साइड है उसके बादल पाए जाते हैं और फेरिक ऑक्साइड के बादल पाए जाने के कारण वहां लाल कलर का धूल उड़ते हुए दिखाई देता है, जिसके कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह पाए जाते हैं, एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डीमोस। ये सारी चीजें हमने देखी मंगल ग्रह के बारे में। और आज की क्लास में हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे बृहस्पति ग्रह के बारे में। तो चलिए आइए बृहस्पति ग्रह के बारे में हम कुछ जानकारी एकत्रित करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जो बृहस्पति ग्रह है यह हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि बृहस्पति या ऐसा कौन सा ग्रह है जो हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, तो उसका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। और उसके बाद फिर यदि हम देखें तो
सूर्य से दूरी के आधार पे इसका क्रम क्या है? तो सूर्य से दूरी के आधार पे इसका क्रम है 5वां, है ना। जस्ट अभी हमने देखा कि पहले नंबर पे सूर्य से दूरी के आधार पे पहले नंबर पे बुध है, दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे नंबर पे पृथ्वी है, चौथे नंबर पे मंगल है और पांचवें नंबर पे आ जाएगा बृहस्पति। तो सूर्य से दूरी के आधार पे इसका क्रम हो गया 5वां। लेकिन आकार के आधार पे हम देखेंगे तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। और क्या क्या खास बातें हैं इसके बारे में सुनिएगा। तो जो बृहस्पति है, चलिए जो हमने जाना वो पहले लिख लेते हैं। सूर्य से दूरी के आधार पर 5वां, आकार के आधार पर पहला या सबसे बड़ा ग्रह। इसके बारे में और क्या खास बात है तो हम देखेंगे कि इसका जो कंपोजिशन है, इसके वायुमंडल का जो कंपोजिशन है, तो इसके वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, साथ में मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है वायुमंडल में। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। तो ये तो हो गया बृहस्पति के वायुमंडल का कंपोजिशन। उसके बाद फिर क्या खास बात है इसके बारे में, तो जो बृहस्पति ग्रह है वो सूर्य के एक चक्कर लगाने में लगभग 11.86 वर्ष अर्थात अप्रोक्सीमेटली कहें तो 12 वर्ष का समय लेता है ना। सूर्य की एक परिक्रमा करने में 12 वर्ष का समय। लेकिन उससे ज्यादा खास बात यह है कि ये जो बृहस्पति है, चूंकि हर ग्रह जो है वो सूर्य का चक्कर तो लगाते ही हैं, लेकिन साथ में अपने अक्ष पर अर्थात अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। तो अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में बृहस्पति को केवल और केवल 10 घंटे लगते हैं। अपनी धुरी पर घूर्णन में अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 9 घंटे 55 मिनट, और यदि हम लगभग देखें तो 10 घंटे के आसपास। अब इसका इफेक्ट क्या हुआ ये समझने का प्रयास करते हैं। इसका मतलब है कि जो बृहस्पति है वो केवल 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देती है। अच्छा चलिए हम कंपेयर करते हैं हमारी पृथ्वी से। हमारी पृथ्वी अपनी धुरी पे अपने अक्ष पे एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है, और एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करने के कारण या अपनी धुरी पे घूमने के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो चूंकि 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है हमारी पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। लेकिन बृहस्पति बृहस्पति केवल 10 घंटे में एक चक्कर पूरा कर रही है, अर्थात बृहस्पति पर 5 घंटे का दिन होगा और 5 घंटे का रात। तो ये खास बात हो गई बृहस्पति के बारे में। इसके बाद फिर हम देखेंगे इसकी डेंसिटी के बारे में। तो इसका जो घनत्व है वह लगभग 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के आसपास होता है। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे इसके उपग्रहों के बारे में। तो इसके सबसे पहले है ना, मतलब आज से अगर हम बात करें 2019 से पहले तो सबसे ज्यादा उपग्रह बृहस्पति ग्रह के माने जाते थे, लेकिन उसके बाद शनि ग्रह के और भी ज्यादा उपग्रह ढूंढ लिए गए। तो अब सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा शनि। और अगर उपग्रहों के आधार पर देखें, उपग्रहों की संख्या के आधार पर देखें तो बृहस्पति सेकंड नंबर पे आ जाएगा, और उपग्रहों के आधार पे या उपग्रहों की संख्या के आधार पर ये द्वितीय स्थान पर आ जाता है, क्योंकि इसके पास है 95 उपग्रह। और इन उपग्रहों में से कुछ उपग्रह इंपॉर्टेंट है, खास है ना। जैसे पहला इसका एक उपग्रह है जिसका नाम है गैनीमीड। तो गैनीमीड इसलिए खास है क्योंकि गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, अर्थात बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा
उपग्रह है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे इसके एक उपग्रह यूरोपा के बारे में। तो यूरोपा के बारे में क्या खास बात है? तो यूरोपा एक ऐसा उपग्रह है बृहस्पति का जिसमें जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया यूरोपा। गैनीमेड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। यूरोपा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो वैसे तो 95 उपग्रह हैं, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है उनको मैं बताया। एक दो के और नाम देखते हैं, जिसमें से एक का नाम है आईओ या आयो कह देते हैं इसको, और एक का नाम है कैलिस्टो। तो ये कुछ महत्वपूर्ण उपग्रह हैं बृहस्पति के। तो ये सारी चीजें हो गई बृहस्पति के बारे में। हम एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि बृहस्पति जो है वह हमारी सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। और यदि हम देखें कि क्रम के आधार पर, अर्थात सूर्य से दूरी के आधार पर उसका क्रम कौन सा है, तो उस आधार पर वो 5वें स्थान पर आता है। इसके वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाती है? तो हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, मीथेन हो गया, अमोनिया हो गया। इसमें हाइड्रोजन लगभग 75% के आसपास है, हीलियम जो है वो लगभग 25% के आसपास है, 24% के आसपास है, और बाकी जो बचा वो मीथेन और अमोनिया है। इसके बाद फिर हमने देखा कि ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 12 वर्ष का समय लेता है, लेकिन अपनी धुरी पे घूर्णन करने में केवल 10 घंटे का समय लेता है। और इसका जो घनत्व है 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसके लगभग 95 उपग्रह हैं, जिनमें से इंपॉर्टेंट है गैनीमेड जो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है, यूरोपा जिसमें जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है, इसके अलावा है आईओ और कैलिस्टो। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो ग्रह है, नेक्स्ट ग्रह है शनि। और शनि के बारे में सबसे पहले हम ये देखते हैं कि शनि जो है सूर्य से दूरी के आधार पर 6वें नंबर का ग्रह है। क्योंकि हमने देखा कि सबसे पहले बुध आता है, बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद बृहस्पति, और 6वें नंबर पे क्या आता है? शनि। तो चलिए आइए शनि के बारे में हम स्टडी करते हैं। शनि, पहला पॉइंट कि सूर्य से दूरी के आधार पे इसका क्रम क्या है? तो सूर्य से दूरी के आधार पे इसका क्रम है 6वां। लेकिन अब यदि हम देखें आकार के आधार पे, तो आकार के आधार पे इसका नंबर है 2nd, अर्थात बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो है शनि। तो आकार के आधार पे शनि हो गया दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। और इसके बाद फिर हम देखते हैं होता क्या है कि एक्चुअली में जैसे जैसे ग्रहों की दूरियां सूर्य से बढ़ते जाती है, वैसे वैसे उनका सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाला समय बढ़ते जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था सबसे पहले बुध, सबसे सूर्य के सबसे नजदीक कौन है? बुध है। तो बुध को केवल और केवल 88 दिन लगते हैं सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। लेकिन शुक्र थोड़ा दूर आ गया, तो शुक्र को लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में 225 दिन। उसके बाद आता है पृथ्वी, मतलब पृथ्वी की दूरी सूर्य से और बढ़ गई, तो पृथ्वी को लगते हैं 365 दिन। फिर हमने देखा था मंगल ग्रह के बारे में, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, सूर्य से दूरी और बढ़ गई, तो मंगल को सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगता है 687 दिन। और मंगल के भी बाद आता है बृहस्पति, इसलिए बृहस्पति को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा था लगभग 12 वर्ष। अब शनि तो उसके भी बाद है, मतलब शनि और सूर्य के बीच की दूरी और ज्यादा बढ़ गई, इसलिए परिक्रमा पथ बड़ा हो गया। इसलिए शनि को सूर्य का चक्कर लगाने में, एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 30 वर्ष लग जाते हैं। वैसे यदि हम एग्जैक्टली देखें तो एक परिक्रमा करने में, सूर्य की एक परिक्रमा है ना, सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 29.5 वर्ष, या यदि इसी को हम राउंड फिगर में कहें तो 30 वर्ष लग जाते हैं शनि को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। अब जैसे कि हम देखते आए हैं कि जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा तो करते ही हैं, लेकिन साथ में वो अपनी धुरी पर भी घूमते हैं। तो शनि ग्रह को अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करने में लगता है 10 घंटा 14 मिनट अपनी धुरी पर। एक घूर्णन पूरा करने में लगा समय, तो 10 घंटे और 14 मिनट। अब ये जो समय है वो बृहस्पति के घूर्णन से ज्यादा है। तो सबसे फास्ट घूर्णन कौन करता है? बृहस्पति, है ना, अपने अक्ष पर। ऐसा कौन सा क्वेश्चन आएगा,
ऐसा कौन सा ग्रह है जो अपने अक्ष पर सबसे अधिक तेजी से घूमता है? किसकी घूर्णन गति सबसे ज्यादा है? तो बृहस्पति की घूर्णन गति सबसे ज्यादा है, इसलिए उसको अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करने में सबसे कम समय लगता है। और सेकंड नंबर पे है ना, सेकंड नंबर पे आ जाएगा हमारा शनि। अर्थात शनि एक ऐसा ग्रह है जिसकी अपने अक्ष पर घूर्णन गति बृहस्पति से थोड़ी सी कम है ना, और इसलिए उसको एक घूर्णन पूरा करने में बृहस्पति से थोड़ा ज्यादा समय लगता है ना। स्पीड कम है इसलिए समय ज्यादा लगता है, 10 घंटे 14 मिनट। और इसके बाद फिर आगे हम देखेंगे कि जो खास बातें क्या क्या है शनि के बारे में। तो सबसे खास बात है इसका घनत्व। इसका घनत्व होता है केवल 0.69, या अगर हम लगभग बोलें तो 0.7 ग्राम सेंटीमीटर ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, चूंकि शनि का घनत्व तो बहुत कम है, केवल 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम राउंड फिगर में 0.7 भी लिख सकते हैं, है ना। और इसका जो घनत्व है वो सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। तो बहुत ही खास हो गया ये। सभी ग्रहों में सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? शनि। क्यों हल्का ग्रह है? क्योंकि उसका घनत्व सबसे कम होता है। अब इसका घनत्व सबसे कम होने से क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना, एक कंक्लूजन हम क्या निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हमको सबसे पहले जानना पड़ेगा कि पानी का घनत्व कितना होता है। तो पानी का घनत्व होता है वाटर डेंसिटी। ये होती है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। वाटर की जो डेंसिटी है वो है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब यदि हम पानी की डेंसिटी से कंपेयर करें शनि की डेंसिटी को, तो किसकी डेंसिटी ज्यादा है? पानी की डेंसिटी ज्यादा है, शनि की डेंसिटी कम है। तो हमने एक चीज पढ़ी है कि यदि किसी भी पदार्थ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होगा तो वह पानी के ऊपर तैरेगा। तो अगर हम एज्यूम करते हैं कि यदि शनि से बड़ा कोई समुद्र है ना, मतलब बहुत बड़ा जल भराव है अगर किसी में, और उसमें यदि शनि को रख दिया जाए तो शनि डूबेगा नहीं, वो उसके ऊपर तैरने लगेगा। तो ये बहुत खास बात कि शनि जो है वो सभी ग्रहों में सबसे हल्का ग्रह है। और ये क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व पानी के घनत्व से भी कम है, या ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पे तैरेगा। तो वो ग्रह है शनि। और इसके बाद अगली सबसे खास बात शनि ग्रह के बारे में, जो हम सब जानते हैं कि शनि ग्रह के चारों ओर एक वलय या छल्ला या रिंग पाया जाता है, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये यदि आपका शनि ग्रह है तो इसके चारों ओर इस तरीके से एक वलय या छल्ला पाया जाता है। अब ये वलय या छल्ले में क्या होता है? तो एक्चुअली में वलय या छल्ले में बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े होते हैं जो शनि की गुरुत्वाकर्षण के कारण उसके चारों ओर घूमते रहते हैं। अब ये जो छल्ला है, शनि का जो छल्ला है, तो वो लगभग अगर बारीकी से देखा जाए तो 7 छल्ले होते हैं, लेकिन दूर से देखा जाए तो केवल कितने छल्ले दिखाई देते हैं? केवल एक ही छल्ला आपको दिखाई देगा। ये कुछ ऐसा ही है जैसे कि जो श्वेत प्रकाश है उसमें 7 रंग होते हैं, लेकिन एक साथ जब होते हैं तो वो एक ही रंग या श्वेत प्रकाश के रूप में दिखाई देते हैं। वैसे ही यदि हम बहुत बारीकी से नजदीक जाके देखें तो 7 छल्ले नजर आएंगे, लेकिन दूर से देखने पर वो केवल एक ही छल्ला नजर आएगा। और इसके बाद फिर अंतिम में हम देखेंगे शनि के उपग्रहों के बारे में। तो सबसे खास बात शनि के उपग्रह है। क्या खास है इसमें? कि शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह पाए जाते हैं। जितने भी 8 ग्रह हम पढ़ेंगे जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन ग्रहों में से सर्वाधिक उपग्रह शनि के हैं। लेकिन उससे भी खास बात यह है कि जो शनि है उसके पहले कम उपग्रह थे और उससे ज्यादा उपग्रह थे बृहस्पति के। लेकिन उसके बाद में और रिसर्च की गई, खोज की गई, तो फिर पता चला कि सबसे पहले शनि के स्टार्टिंग में उपग्रह थे 62, पहले थे 62 उपग्रह, 62 से बढ़ के हो गए 82, उसके बाद हो गया 146 और वर्तमान 146। और वर्तमान में जो नई रिसर्च हुई है उसके हिसाब से शनि के हैं लगभग 274 उपग्रह। तो इस आधार पे सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा हो गया? शनि। सेकंड नंबर पे कौन आएगा? बृहस्पति। लेकिन पहले बृहस्पति फर्स्ट नंबर पे था उपग्रहों की संख्या के आधार पे। अब क्या है? शनि। सबसे ज्यादा उपग्रह किसके पास है?
तो शनि के पास है। अब इसके कुछ उपग्रहों के बारे में हम देखते हैं। तो इसके कुछ उपग्रह हैं जिनमें एक का नाम है टाइटन। तो टाइटन इसका सबसे बड़ा उपग्रह है, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह। और क्या खास है इसके बारे में, तो टाइटन में भी जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। जैसे कि हमने देखा था बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा में भी जीवन की संभावना व्यक्त की जाती थी, वैसे ही शनि के उपग्रह टाइटन में भी जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। तो ये तो हो गया टाइटन, लेकिन टाइटन के अलावा भी और जैसे कि हमने देखा कि 274 उपग्रह हैं। दो तीन के नाम और देख लिए, दो और उपग्रहों का नाम देख लेते हैं। तो दो और उपग्रह हैं जिनमें से एक है रिया और दूसरे का नाम है एटलस। तो ये टोटल 3 उपग्रह हमने देखे शनि के, टाइटन, रिया, एटलस। टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है जिसमें जीवन की संभावना व्यक्त की जाती है। अब शनि के बाद जो अगला ग्रह है जिसके बारे में हमें पढ़ना है वह है अरुण, जिसे यूरेनस के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं हम अरुण के बारे में। और अरुण के बारे में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि दूरी के आधार पे, सूर्य से दूरी के आधार पे इसका क्रम कौन सा है। तो चूंकि ये शनि के बाद आता है इसलिए अरुण का जो क्रम है वो हो जाएगा 7वां। शनि है 6वें नंबर पे और 7वें नंबर पे हो जाएगा अरुण। ठीक है, तो अरुण सूर्य से दूरी के आधार पे 7वें नंबर पे है। लेकिन यदि हम आकार के आधार पे देखें तो अरुण का जो क्रम है वो है तीसरा, अर्थात अरुण तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। चलिए आइए मेंशन कर लेते हैं। अरुण दूरी के आधार पे ये हो जाएगा 7वां और आकार के आधार पे इसका क्रम हो जाएगा तीसरा। और उसके बाद फिर चूंकि दूरी इसकी बढ़ गई है इसलिए जैसा कि हम देखते आ रहे हैं जैसे जैसे सूर्य से दूरी बढ़ती जाती है जैसे वैसे उनका परिक्रमण काल जो है ना, मतलब सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगने वाला जो समय है वो इंक्रीज होते जाता है। इसीलिए अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग 84 साल लगते हैं। तो जो अरुण है उसका परिक्रमण काल, परिक्रमण किसका, सूर्य का, है ना, तो परिक्रमण काल हो जाएगा लगभग 84 वर्ष। लेकिन इसे अपनी धुरी पर या अपने अक्ष पर एक परिक्रमा पूरी करने में लगता है केवल 10 घंटे 48 मिनट। तो नेक्स्ट चीज हो गई धुरी पर परिक्रमण काल बराबर 10 घंटे 48 मिनट, मतलब शनि से थोड़ा सा ज्यादा। हमने शनि का देखा था अपने अक्ष पर, या शनि का अपने अक्ष पर जो परिक्रमण काल था वह था 10 घंटा 14 मिनट और अरुण का है 10 घंटे 48 मिनट। इसके बाद फिर हम ये देखेंगे कि अरुण जो है उसमें जो वायुमंडल पाया जाता है उसके वायुमंडल में कौन सी गैसों की अधिकता है। तो अरुण के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया जैसी गैसें पाई जाती है। लेकिन अरुण के वायुमंडल में मीथेन की मात्रा कुछ ज्यादा ही होती है और मीथेन की अधिकता होने के कारण अरुण जो है वो हरे रंग का दिखाई देता है, इसलिए इसे कहा जाता है हरा ग्रह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया, अरुण को ही कहते हैं हरा ग्रह। इससे पहले हमने देखा है कि सौंदर्य की देवी किसे कहते हैं, तो सौंदर्य की देवी कहते हैं शुक्र को। लाल ग्रह किसे कहते हैं, तो लाल ग्रह कहते हैं मंगल ग्रह को। और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देखा कि हरा ग्रह किसे कहेंगे, तो अरुण को कहेंगे। और अरुण के बारे में एक और विशेष जो चीज है वो हम पहले ही देख चुके हैं। क्या विशेष चीज, तो सबसे पहले इसके लिए हम ये समझते हैं कि जो सारे के सारे ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा तो करते ही हैं, साथ में अपनी भी धुरी के चारों ओर घूमते हैं। और ये जो अपनी धुरी पे अपने अक्ष पे घूमते हैं ग्रह, तो लगभग सारे जो ग्रह हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी की परिक्रमा करते हैं।
लेकिन दो ऐसे ग्रह हैं अपवाद के रूप में जो पश्चिम से पूर्व की ओर न घूमकर, है ना, अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व न घूमकर पूर्व से पश्चिम घूमते हैं। वो दो ग्रह हैं शुक्र और अरुण। बाकी ग्रह अपनी धुरी पे पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, इसलिए बाकी ग्रहों में सूर्य पूर्व से उगता है। लेकिन चूंकि शुक्र में और अरुण में, जो शुक्र और अरुण है वो अपनी धुरी या अपने अक्ष पे पूर्व से पश्चिम घूमते हैं, इसलिए शुक्र और अरुण में सूर्य पश्चिम से उगता है। तो ये फैक्ट हमने जब हम शुक्र के बारे में पढ़ रहे थे तो वहां पे भी हमने देखा था। तो उसको मेंशन कर लेते हैं कि अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है, और इसलिए क्या होता है, सूर्योदय पश्चिम से होता है। और क्या विशेष है अरुण के बारे में, तो अरुण जो है वो अपने अक्ष पे कुछ ज्यादा ही झुका हुआ है। जैसे हमारी पृथ्वी के बारे में है कि पृथ्वी अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी कुछ इस तरीके से है पृथ्वी के बारे में, है ना। ये अगर ये पृथ्वी है तो ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुकी हुई है। लेकिन ये जो अरुण है वो अपने अक्ष पे लगभग 98 डिग्री झुका हुआ है। मतलब कुछ इस तरीके से, ये अगर अरुण है, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गया अरुण। तो अरुण जो है वो लगभग 98, जैसे ये हो गया आपका, है ना, मिडिल का, या जैसे कि हमने इसे पृथ्वी में कहा है विषुवत रेखा, तो उस तरीके से यदि हम रेखा मान ले जो अरुण को दो भागों में विभाजित करती है, तो ये जो अरुण है उसका अक्ष लगभग 98 डिग्री इस तरीके से झुका हुआ है ना। और 98 डिग्री ये इसका जो लंब होगा उससे वो 98 डिग्री बना रहा है। इसलिए इस कारण ये जो अरुण है इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। ऐसा लगता है कि ये सोया हुआ है ना, इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। या ऐसा कहा जाता है कि जो अरुण है वो लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत होता है। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाला फैक्ट है कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं, तो अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। या ऐसा कौन सा ग्रह है जो लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत होता है, तो जो अरुण है वह लुढ़कती हुई गेंद की तरह प्रतीत होता है। क्यों? क्योंकि यह अपने अक्ष पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि जैसे कि इसके पहले का जो ग्रह है शनि, उसमें हमने देखा कि उसके चारों ओर वलय या छल्ले पाए जाते हैं या रिंग पाया जाता है। उसी प्रकार से अरुण के चारों ओर भी छल्ले पाए जाते हैं या वलय पाया जाता है। और इन वलय की जो संख्या है वो लगभग 10 के आसपास है, लेकिन इनमें 5 को प्रमुखता दी जाती है। 5 जिनके नाम हैं जो वलय हैं, है ना, अरुण के वलय। हमने शनि पे भी देखा था कि लगभग 7 होते हैं, लेकिन उनको एक साथ अगर देखा जाए तो वो दूर से एक ही वलय के रूप में दिखता है, लेकिन 7 होते हैं। उसी प्रकार से अरुण में लगभग 10 वलय होते हैं, लेकिन जो 5 प्रमुख हैं उनका नाम देखिएगा, अल्फा, बीटा, गामा, और उसके बाद है एप्सिलॉन, और एक का नाम है डेल्टा, या जिसका साइन इस तरीके से दिया जाता है अल्फा। अल्फा तो पता ही है ना, और ये बीटा कहलाता है, ये गामा कहलाता है, एक को कहते हैं एप्सिलॉन, और एक को नाम दिया गया है डेल्टा। तो ये 5 प्रमुख वलय हैं अरुण के, है ना। तो जो वलय है वो केवल शनि के नहीं होते हैं, शनि के अलावा अरुण के भी होते हैं, बल्कि बृहस्पति के भी होते हैं। लेकिन बृहस्पति के जो वलय होते हैं वो लगभग पारदर्शी होते हैं, है ना, तो वो दिखाई नहीं देते हैं, अदृश्य जैसे होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बृहस्पति के वलय नहीं होते या हम उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वलय बृहस्पति के भी होते हैं, है ना। तो 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके वलय होते हैं, बृहस्पति, शनि और अरुण, जिसमें से हम शनि चूंकि पास में है ना, इसलिए हम उसको आसानी से देख सकते हैं, है ना, वलयाकार, है ना, शनि या वलयाकार ग्रह शनि, ठीक है। लेकिन ये जो अरुण है वो चूंकि दूर में होता है, इसलिए उसके जो वलय हैं वो उतनी आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। तो ये कंप्लीट हो गई स्टडी अरुण के बारे में। इसके बाद फिर इसके उपग्रहों के बारे में हम जानेंगे। तो उपग्रहों के बारे में ये विशेष है कि जो अरुण के जो उपग्रह हैं उनके नाम एक प्रसिद्ध रचनाकार शेक्सपियर
कि रचनाओं के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। मतलब शेक्सपियर ने जो भी रचनाएं लिखी तो उनकी रचनाओं में जो पात्र होते थे तो उनको सम्मान देते हुए, शेक्सपियर जी को सम्मान देते हुए उनके पात्रों के नाम के आधार पर अरुण के उपग्रहों के नाम रख दिए गए हैं। जैसे कि कुछ उपग्रहों के नाम हैं, जूलियन, एक का नाम है मिरांडा, एक का नाम है टाइटेनिया। तो इनमें से एक से आप सब अवगत होंगे, जूलियट। शेक्सपियर की रचना है रोमियो एंड जूलियट, तो उसका जो पात्र है जूलियट, उस पे नाम रखा गया है अरुण के उपग्रह का। उसी प्रकार से मिरांडा या फिर टाइटेनिया, ये शेक्सपियर की रचनाओं के पात्रों के नाम हैं जिनके नाम के आधार पे अरुण के उपग्रहों के नाम रखे गए हैं। अब हम देखेंगे सबसे आखिरी ग्रह अर्थात वरुण के बारे में। वरुण, जिसे नेपच्यून के नाम से भी जाना जाता है। वरुण अंग्रेजी में इसे कहते हैं नेपच्यून। तो इसके बारे में क्या खास है? तो भाई ये सबसे अंतिम का ग्रह है। यदि सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो सबसे अंतिम में कौन आएगा? वरुण आएगा, अर्थात 8वें क्रम का ये ग्रह है दूरी के आधार पे। और क्या खास है? तो एक्चुअली में चूंकि ये बहुत दूर हो गया, सूर्य से बहुत ज़्यादा दूर है, तो सूर्य की रोशनी इस तक पहुंच ही नहीं पाती है। सूर्य की रोशनी ना पहुंच पाने के कारण यह सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह है। इसके पहले हम पढ़ रहे थे अरुण के बारे में, तो अरुण भी ठंडा ग्रह है, अरुण भी बहुत ठंडा है, लेकिन अरुण से भी ज़्यादा दूर है वरुण, इसलिए वरुण सबसे ज़्यादा ठंडा ग्रह कहलाता है। और दूसरी चीज, चूंकि इसका डिस्टेंस सूर्य से सबसे ज्यादा है, तो चूंकि सूर्य से सबसे ज्यादा है इसलिए इसको सूर्य का एक चक्कर लगाने में सबसे ज्यादा समय लगता है, और वह है लगभग 165 वर्ष। मतलब जो वरुण है उसका परिक्रमण काल अर्थात सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय लगभग 165 साल या 165 वर्ष है। इसके बारे में लास्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है इसके उपग्रह। वैसे तो बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन दो का नाम हम यहाँ पे देखेंगे। एक का नाम है ट्रिटन और दूसरे का नाम है मेरिट। तो ये हो गए उपग्रह, ट्रिटन और है मेरिट। तो ये सारी जानकारी हो गई वरुण के बारे में, इतना मोर देन इनफ है। अब इसके बाद हम उस ग्रह के बारे में देखेंगे, या अब तो ग्रह कह नहीं सकते उसको, है ना, क्योंकि 2006 के बाद 2006 में एक बैठक हुई। 2006 से पहले 9 ग्रह माने जाते थे, लेकिन 2006 में IAU अर्थात इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ की एक बैठक हुई जिसमें कुछ क्राइटेरिया तय किए गए कि हम किसको ग्रह माने या ना माने। तो उन्होंने जो क्राइटेरिया तय किया उसके आधार पे जो एक ग्रह था जिसे हम प्लूटो या यम के नाम से जानते हैं, उसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। किस आधार पे बाहर किया गया? तो एक क्राइटेरिया रखा गया कि ग्रह हम उसे कहेंगे जो किसी दूसरे ग्रह के परिक्रमा पथ को क्रॉस ना करे, काटे ना। लेकिन ये जो प्लूटो है या जिसको हम यम के नाम से जानते हैं, वह अपने पहले आने वाले ग्रह वरुण के परिक्रमा पथ को काटता है अर्थात क्रॉस करता है। इस आधार पे यम या प्लूटो, है ना, यम या प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, अर्थात अब इसे ग्रह नहीं माना जाता। तो अब जब इसे ग्रह नहीं माना जाता तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बौना ग्रह या लघु ग्रह, या अंग्रेजी में इसे कहा जाएगा ड्वार्फ प्लैनेट। तो अब ये बौने ग्रह के नाम से जाना जाता है। और ये जो बौना ग्रह है, खास बात ये है कि ये जो बौना ग्रह है, जो जिसे छोटा ग्रह कहा जा रहा है, वो खुद कुछ उपग्रह रखता है ना, अर्थात यम के भी कुछ उपग्रह हैं जिनमें से एक आध का नाम है, जैसे एक का नाम है यम के उपग्रह, एक का नाम है चेरॉन। तो भले ये ग्रहों की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन ये इसका भी अपना उपग्रह है। एक नहीं 5 उपग्रह है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट है चेरॉन। जबकि हम देखें बुध ग्रह तो है लेकिन उसका कोई उपग्रह नहीं है।
लेकिन जस्ट उसका उल्टा यम जो है उसका उपग्रह तो है लेकिन वो ग्रह नहीं है, उसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा सारे सौर मंडल के बारे में, सारी चीजें हमने देख ली। और अगली क्लास में हम क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु, उल्का एवं उल्कास्प के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।